वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आपका ये भी पेपर बढ़िया गया होगा। टेस्ट सीरीज का पेपर थर्ड T3, राइट बेटा। चलिए हमारे पास मेरे पास यहाँ पर जो पेपर मेरे पास अवेलेबल है और जिसकी पीपीटी आपको सामने दिख रही है वो सेट ए का पेपर है। एंड मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ करा होगा, कुछ सही करा होगा, और अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने डाउट को क्लियर कर लो। चलो पहले वाले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई कैन सी इज अ बॉल ऑफ रेडियस ऑफ r falls through oil with terminal velocity of 1 centimeter per second. Another ball of same material but of radius 2r falls through the same oil, then its terminal velocity is. पहली बात तो आप ये समझो कि यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है। वो यहाँ पर आपसे कह ये रहा है कि साहब एक बॉल है जिसका रेडियस r है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। जब उसी में दूसरा बॉल उसी ऑयल में, मतलब मीडियम सेम है, उसी मीडियम में जब हम दूसरा बॉल फॉल कराते हैं तो उस केस में उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल सा सवाल है बेटा, सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपको पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा फॉर्मूला। और फॉर्मूला ये होता है, जहां तक मुझे याद है बेटा, देख लेना मैं कुछ गलती ना करूं, 2 टाइम्स ऑफ जी डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ऑफ ईटा मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा माइनस ऑफ रो। यही तो फॉर्मूला है बेटा, है ना? तो बोलो यही फॉर्मूला है ऑब्वियसली, ट्वाइस ऑफ जी आर स्क्वायर 9 ईटा सिग्मा माइनस रो। तो देखो सब कुछ सेम है एक्सेप्ट द फैक्ट कि रेडियस ऑफ द बॉल चेंज हुआ है, रेडियस ऑफ द बॉल चेंज हुआ है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी का डैश कैन बी रिटन एज इक्वल टू पहला रेडियस r डिवाइडेड बाय दूसरा रेडियस 2r का स्क्वायर। ऐसा कह सकता हूं? हाँ सर कह सकते हो सर ऐसा। तो अगर मैंने ऐसा कह दिया तो टर्मिनल वेलोसिटी पहली वाली कितनी है, 1 है। टर्मिनल वेलोसिटी vt डैश अगर आप लिखोगे यहाँ पर r से r छम छम, r से r छम छम, तो ये कितना होगा 1/2 का स्क्वायर इज 4। तो टर्मिनल वेलोसिटी डैश विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। जहां पर भी ये दिख रहा हो टिक कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, मेटल वायर इज स्ट्रेस्ड बाय सस्पेंडिंग वेट टू इट इफ ए। यहां पर जो A लिया गया है, A इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड B इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब यंग्स मॉड्यूलस को गामा या वाई ना लिख के B लिख दिया गया है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को यहां पर A से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपसे वो क्या कह रहा है, आपसे वो क्या कह रहा है, आपसे वो कह रहा है कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज B, देन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द वायर। ये भी बेटा सिंपल सा सवाल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मींस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये डेंसिटी आपने पढ़ा होगा हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ऐसा लिख लो। या फिर इसी को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। देखो कैसे, स्ट्रेस को अपन लिख सकते हैं, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी। स्ट्रेस की अगर आप बात करें तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, देखो A इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आप लोगों को मालूम है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू गामा, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहां पर स्ट्रेस हमें नहीं पता इसलिए स्ट्रेस को स्ट्रेन और गामा के टर्म्स में चेंज कर दो, स्ट्रेस को स्ट्रेन और गामा के टर्म्स में चेंज कर दो। तो क्या लिखोगे आप, तो आप लिखोगे हाफ इनटू दिस विल बी इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन का होल स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करोगे तो गामा आएगा, पक्की बात है एकदम। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन विल बिकम स्ट्रेन का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय गामा, गामा की वैल्यू कितनी है B है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ कितना है A स्क्वायर है, तो ये A स्क्वायर B डिवाइडेड बाय 2, जो भी आंसर गिवन हो A स्क्वायर B डिवाइडेड बाय 2, A स्क्वायर B डिवाइडेड बाय 2, A स्क्वायर B डिवाइडेड बाय 2, राइट। आगे बढ़ते हैं, A स्क्वायर B डिवाइडेड बाय 2। अच्छा साहब दूसरा देखो भाई, सवाल चेक कर लो, सवाल चेक कर लो, ठीक है। सवाल चेक कर लो, स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन इज द फोर्स और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर। द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज गिवन एज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना, ये भी एक सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कोई कठिन है नहीं इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है।
तो आप देखो सर, इसमें आपसे ये कह रहा है कि आपको परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ बताना है। तो परसेंटेज जब भी निकालोगे ना, तो अगर ये चेंज इन लेंथ है तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो करना है आपको। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा एल बाई एल चाहिए। डेल्टा एल बाई एल कैसे निकाले हम, तो हमें पता है सर, डेल्टा एल बाई एल निकालने का मतलब स्ट्रेन निकालना है, और स्ट्रेन हमें पता है। तो सर क्या होता है स्ट्रेन, तो गामा मैं लिख रहा हूं, या तो यंग्स मॉड्यूलस के लिए आप वाई लिख लो या गामा लिख लो, नो इश्यू विद दैट। तो गामा अगर अपन लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई गामा टाइम्स ऑफ ए, ये आप लिख दो सर यहाँ पे। क्लियर है। अब वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। तो डेल्टा एल बाई एल विल बी इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू कितनी है, तो देखिए सर एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय गामा, गामा मतलब यंग्स मॉड्यूलस 2 into 10 to the power 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10 to the power -3 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर। अब इसको सॉल्व करो, तो डेल्टा एल बाई एल आप सॉल्व कर सकते हो, कर लेना। तो ये ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया सर, यहाँ पे ये ऊपर चला गया तो 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय 2 into 2 will be 4 into 10 to the power what, 10 to the power -6 by -3 का स्क्वायर, तो 10 to the power -6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू देखो, डेल्टा एल बाई एल दिस विल बी रिटन एज 1/4, दैट विल बी 0.25 मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर चला गया, तो ये ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 10 to the power -1 हो जाएगा। नहीं, देख लो कहीं पर कुछ गलती तो नहीं है। 2 into 10 to the power 11, और आपने क्या क्या कर दिया है, आपने ये फोर्स ले लिया, ठीक है, 10 का पावर 4 ले लिया आपने, 2 into 10 to the power 11 ले लिया आपने, ये कहाँ गया, मिलीमीटर का स्क्वायर, तो मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 2 into 10 to the power -3 मीटर का स्क्वायर कर दिया आपने। तो ये कितना हो गया, 3 to the 6 हो गया ये, और ये 11 हो गया, 11 ऊपर चला गया तो 7 आ गया, -7, ये -6, ठीक है, तो ये -6। चलिए साहब बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब इसके बाद क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का मतलब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कर दीजिए। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 मतलब 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -1 इंटू 100 का मतलब 10 का पावर 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ जाएगा, दैट मींस इक्वल टू 2.5%। 2.5% देखो कहीं पर है क्या, 2.5% पहला ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओ। अब देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इनसाइड द टू सोप बबल्स आर 1.01 atm and 1.01 atm and 1.02 atm respectively. The ratio of their surface area is, again formula based question। आपको मालूम है किसी भी बबल के अंदर जो प्रेशर होता है, प्रेशर इनसाइड, वो आप लिखते हो P is equal to P0 plus of 4T by R, because it is a soap bubble, that is why it will be written as 4T by R। अगर ये लिक्विड ड्रॉप होता, लिक्विड ड्रॉप, तो आप लिखते 2T by R, where T is representing the surface tension। अब यहां देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P minus of P0 is equal to 4T divided by R, where P0 will be the atmospheric pressure, right? यहां पर ये वैल्यू कितनी है, 1.01 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आएगा और ये जो रेडियस है, क्योंकि सरफेस टेंशन वही रहेगा। द प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स, दोनों सोप बबल्स हैं, सेम सोप बबल्स हैं, फर्क बस उसमें प्रेशर का है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस का भी फर्क आएगा, मगर बबल्स बने हुए हैं सोप के, तो आपका जो लिक्विड है वो सेम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस इसको मैं कह रहा हूं, तो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2, दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ऐसा लिखा जाएगा, R2 अपॉन R1। तो क्या करना है सर, प्रेशर का डिफरेंस लिखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ले लीजिए, एक्सेस और ये एक्सेस प्रेशर कितना है 1.01, तो ये 1.01 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.02 माइनस ऑफ 1 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1, R2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करिए, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.01 अपॉन 0.02 इज इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1, यही आ जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1।
क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई है? अब यहां से आप R2/R1 की वैल्यू क्या कर सकते हो? तो R1/R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? R1/R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? R1/R2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो 0.01, 0.02, R2/R1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? 1/100 कर दो। यहां पर क्या करोगे? 2/100 कर दो, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी R2/R1। तो R1:R2 will be equal to 2:1. R2/R1 will be 2:1। इसमें हमसे क्या कहा है? द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। अब देखो, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है 4πr²। तो अगर R2/R1 1/2 है तो सरफेस एरिया क्या होगा? 1/4 होगा। तो R2/R1 मतलब A2/A1 इज इक्वल टू 1/4। तो A1/A2 विल बी इक्वल टू कितना? 4/1। दैट मीन्स 4:1, बिकॉज सरफेस एरिया पूछा था। क्लियर है? सरफेस एरिया पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरफेस एरिया पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्लैनेट। देख लो भाई, सिंपल सा सवाल है, मास ऑफ द प्लैनेट। उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है? तो मास ऑफ द प्लैनेट, पोजीशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द बॉडी विच इज टू बी प्रोजेक्टेड। तो आपको सर ने बताया होगा कि भाई ये जो एस्केप स्पीड है, अगर उसके फॉर्मूले को अगर आप चेक करोगे तो एस्केप स्पीड के फॉर्मूले में अगर आपने देखा होगा तो मास ऑफ द प्लैनेट पे वो डिपेंड करता है, मगर मास ऑफ द पार्टिकल पे वो डिपेंड नहीं करता। बेसिकली आप एक छोटा सा पार्टिकल ले लो और दूसरा एक हवाई जहाज ले लो, उतना भारी सा। ठीक है, दोनों को अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से एस्केप कराना है तो एस्केप स्पीड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर थ्रोइंग, राइट? तो ये मास ऑफ द बॉडी विच इज टू बी प्रोजेक्टेड इस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ का है एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, देन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m when raised from the surface of the earth to be to a height of h equal to 2r, where r is the radius of the earth। अब यहां पर बात समझिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसने कहा है कि भाई g ले लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक बात बताओ कि जब आप सरफेस पे हो, तो जब आप सरफेस पे होगे तो सरफेस पे अगर आप है, एक मिनट सर, सॉरी, सरफेस पे आप हैं, ये अर्थ का सरफेस है, आप यहीं पर हैं, तो आप यहीं पर हैं, तो ये वाली जो दूरी हुई दैट विल बी इक्वल टू आर, राइट बेटा? तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर। अब यहां से आपसे कह रहा है कि सरफेस से हम कितना ऊपर चले गए? तो सरफेस से हम 2r ऊपर चले गए, हाइट फ्रॉम हेयर इज 2r। तो इसका मतलब सेंटर से ये हाइट कितनी हो गई? तो सेंटर से ये हाइट हो गई 3r। तो आप क्या लिखोगे? माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 3r। तो आपसे क्या कह रहा है? When raised from the surface, the gain in potential energy। तो डिफरेंस निकाल दो, डेल्टा U is equal to U final minus of 3GMM divided by 3R, यही होगा। उसके बाद क्या लिखेगा आप? उसके बाद आप लिखेगा माइनस ऑफ माइनस GMM डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय R। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कट गया और ये माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस। ये 3 कहां से आया भाई? ये 3 नहीं है, सॉरी, ये 3 नहीं है यहाँ पे, सॉरी माय बैड। माइनस ऑफ GMM बाई 3R, राइट? अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, राइट? तो अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिख दोगे आप? डेल्टा U बराबर, ये 3U उधर चला गया, ये माइनस GM, तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ GMM डिवाइडेड बाय R। क्लियर है भाई साहब? अब इसको अगर मैं R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड कर दूं, R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड कर दूं, तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ GM अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय M इंटू R। और इसी को तो आप G कहते हो। हाँ सर, इसी को आप छोटा G कहते हो सर, इसी को आप छोटा G कहते हो। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ ये वाला कितना हो गया? GM बाय R स्क्वायर विल बी G मल्टीप्लाइड बाय M इंटू R। आंसर मैच कर लो, तो आंसर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MG मल्टीप्लाइड बाय R। ओके, इसके बाद the distance of earth and Jupiter from the sun are respectively 10 to the power 8 and 4 into 10 to the power 8 मीटर। मतलब डिस्टेंस अर्थ का और जुपिटर का सन से इतना और इतना है। In how much time will the Jupiter complete one revolution about the sun? मतलब सन के अराउंड जुपिटर को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपका सवाल है। सन के अराउंड जुपिटर को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपका सवाल है। तो सर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ,
लॉ ऑफ टाइम पीरियड या लॉ ऑफ पीरियड। इसको आप कैसे लिखोगे, तो T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, T1 मैं अर्थ के लिए ले लेता हूं, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई T2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर मैंने अर्थ के लिए टाइम को मैंने T1 मान लिया, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन आई हैव टेकन इट एज T1, तो उसके बाद दूसरा वाला जो है जुपिटर, उसके लिए मैंने टाइम को क्या ले लिया, T2, तो T2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू डिस्टेंस विल बिहेव एज रेडियस फॉर दिस, तो 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 8 का क्यूब। अनडाउटेडली डेटा ऐसा दिया है कि आप इसको उड़ा सकते हो, राइट बेटा। अब इसके बाद हमें चाहिए कितना, T2 की वैल्यू चाहिए, तो 1 अपॉन T2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1 अपॉन 4 टू द पावर 3/2 लिख सकता हूं। अच्छा, 1/4 3/2 को मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी इशू आए तो 1/4 इसका 1/2 पावर का होल क्यूब, ऐसा भी सोच सकते हो आप। ठीक है भाई, ऐसा भी आप सोच सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। तो अगर मैं इसका 1/4 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो 1/4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा सर हमारा 2, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये इसका मतलब 1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/8, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू आ गई 8 ईयर्स, T2 की वैल्यू आ गई 8 ईयर्स, T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ईयर्स। क्लियर है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, सैटेलाइट विथ मास ऑफ 1000 kg एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 into 10 to the power 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड is moving in an elliptical orbit around a planet. The rate at which area is being swept out by the satellite around the planet is, मतलब किस रेट से एरिया is being swept out by the planet। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, अगेन बेस्ड ऑन केपलर्स लॉस। केपलर्स लॉस में आपने पढ़ा होगा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। अगर लॉ ऑफ एरिया को आप याद करें तो लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दैट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट पर यूनिट टाइम, विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 2m लिखा जा सकता है। एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, और 2m में m क्या है, मास है। सिंपल डेटा आपको गिवन है, 2 into 10 to the power 6 है सर ये, और मास की वैल्यू कितनी है देखो 1000 kg, 1000 kg का मतलब कितना हो गया 10 to the power 3, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2 into 10 to the power 3 हो जाएगा, 2 into 10 to the power 3 हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। A particle of mass m is fired vertically upward from the surface of the planet of mass m and radius r with a speed of v is equal to under root gm by 3r. The maximum height achieved by the particle from the surface of the planet is. तो वैसी बात है बेटा कि इसमें कुछ नहीं करना, एनर्जी का कंजर्वेशन करना है। आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई यहां से यहां से यहां से यहां से, ये आपका कोई भी प्लैनेट है, इस प्लैनेट का मास कितना है m, इसका रेडियस कितना है r है, और यहां से हम इसके सरफेस से एक पार्टिकल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ v, यही तो लिखा हुआ है देख लो। और इस वाले पार्टिकल का मास कितना है स्मॉल m, पार्टिकल का मास स्मॉल m, इसका प्लैनेट का मास कैपिटल M, रेडियस इज कैपिटल R, और V की फाइनल वैल्यू आपको गिवन है, V की वैल्यू आपको दे रखी है उसने अंडर रूट GM डिवाइड बाई 3R। तो आपसे कह रहा है द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज, मैक्सिमम हाइट कितना अचीव होगा। तो सर इस बात को सोचो, कुछ नहीं करना, यहां पर जो इसके पास एनर्जी है अनडाउटेडली दिस विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब ये हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट का मतलब फाइनल वेलोसिटी हैज टू बिकम इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हैज टू बिकम इक्वल टू 0 मींस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0। यहां पर वी हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस से फेंक रहे हो ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी है। यहां पर जब आप हाइट पे पहुंचोगे तो आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो रह जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 0 हो रही है, v की वैल्यू 0 हो रही है। तो चलिए आपसे पूछ रहा है वो हाइट कितना होगा, तो हाइट के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस वी विल टेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ या सेंटर ऑफ द प्लैनेट जो भी दे रखा है, तो यहां से आप लिख दो सर, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ g इंटू m डिवाइडेड बाई कितना r प्लस ऑफ हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर, बाद में v की वैल्यू पुट करोगे। यहां पर देखो सर, यहां पर जब आप हाइट पे आओगे तो ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ g m डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ h, r प्लस ऑफ h, वैल्यूज पुट करिए सॉल्व करिए, r प्लस ऑफ h, वैल्यूज पुट करिए सॉल्व करिए, आप वैल्यूज पुट करिए सॉल्व करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, वैल्यूज पुट करिए सॉल्व करिए, तो यहां से देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ g m m डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ हाफ
एम, वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये वैल्यू, और ये वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन कितना 3r इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस ऑफ एच, यही तो लिखा जाएगा। तो यहां देखिए जी एम एम जी एम एम जी एम एम स्वाहा, क्या बचेगा ये माइनस ऑफ 1 अपॉन आर, और उसके बाद यहां क्या आएगा वाई 1 अपॉन 6r इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन आर प्लस ऑफ एच। इसको सॉल्व करो तो एलसीएम आएगा 6r, एलसीएम कितना आ जाएगा 6r, 6 माइनस में तो माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 6r विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन r प्लस ऑफ h, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 5r प्लस ऑफ 5h इज इक्वल टू 6r। तो यहां से आप उसको इधर ले आइए तो r विल बी इक्वल टू 5h और h विल बी इक्वल टू व्हाट, h विल बी इक्वल टू r अपॉन 5, h विल बी इक्वल टू r अपॉन 5, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एडिशनल एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m टू ट्रांसफर इट फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r टू अनदर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। ये सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस r है और दूसरे में भेजना है हमें जिसका सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस 4r है। तो आप याद करो ऐसा कोई फॉर्मूला आप पढ़ा है क्या, बाइंडिंग एनर्जी के नाम का फॉर्मूला कुछ पढ़ा है क्या, बाइंडिंग एनर्जी द एडिशनल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सैटेलाइट। याद करो सैटेलाइट में आप एक एनर्जी पढ़ते हो जब भी किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन दैट ऑर्बिट इज बेसिकली कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। ठीक है, फॉर्मूले वाला 2 इंटू आर। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी लिखूंगा तो इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी इंटू एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। फाइनली लिखूंगा तो माइनस ऑफ जी, ये सब तो वही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ आर, दैट मीन्स इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 8r। ये ऐसा लिखोगे आप। क्लियर है भाई। तो अब इसके बाद क्या कह रहा है, डिफरेंस निकाल रहा है कि कितना चाहिए आपको, तो डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय व्हाट 8r, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, दैट इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय r। ये तो लिखा जाएगा। तो आप देखिए सर डेल्टा u विल बी इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, डेल्टा u विल बी इक्वल टू, यहां 8 आ जाएगा, एलसीएम लोगे आप तो दैट यू विल गेट इट, यहां पर r है, सॉरी 2r है, बाय माय बैड अगेन, तो यहां पर 2r है तो 8 और 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3gmm डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ r, 8 टाइम्स ऑफ r। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है 3gmm डिवाइडेड बाय 8r, राइट। आगे बढ़ते हैं। The pressure at the bottom of a tank of water is 2p, where p is the atmospheric pressure. If the water is drawn out till the level of the water is lowered by 1/2 of the initial, the pressure at the bottom of the tank will now be. तो आप एक बात समझिए, pressure at the bottom of the tank of water is 2p, जहां पे p क्या है, p is the atmospheric pressure है, और आपसे कह रहा है कि if the water is drawn out till the level of water is lowered by 1/2 of the initial, इसका मतलब कि अगर आप टैंक में इनिशियली अज्यूम कर लें कि जो वाटर है उसका हाइट ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द टैंक इज इक्वल टू h, मान लो कितना, मान लो h मान लो, तो आप क्या कह सकते हो, अगर मान लो ये टैंक है, इसमें वाटर आपने फिल करा हुआ है अप टू अ हाइट ऑफ h मान लेते हैं इनिशियली, और इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है p है, तो इसके बॉटम पे जो प्रेशर है वो 2p है, तो ये जो 2p होगा वो 2p बराबर क्या होगा, p प्लस ऑफ रो gh के बराबर। इसका मतलब रो gh की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2p माइनस ऑफ p, या रो gh की वैल्यू ही एग्जैक्टली किसके बराबर है, p के बराबर है। रो gh की वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर है। पहली बात तो ये समझ में आती है। अब हमसे कह रहा है कि वाटर हमने इसमें से तब तक निकाला जब तक इसका हाइट ऑफ द वाटर कंटेन इन द कंटेनर बिकम्स h/2, हाफ हो जाए। ठीक है, तो अगर हाफ हो गया तो नया प्रेशर क्या होगा, तो नया प्रेशर अगर आप लिखोगे तो p डैश, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही रहेगा, प्लस ऑफ रो gh डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो p डैश विल बी इक्वल टू p, रो gh की वैल्यू आपने लिखा हुआ है p है, तो यहां पर p लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो p डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3p/2, 3p/2। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। If 4 gram of a substance of relative density 2 and 8 of substance of relative density 4 are mixed together,
मतलब 2 ग्राम एंड 8 ग्राम, इन दोनों को आपने क्या करा है, मिक्स कर दिया, ऑफ डेंसिटी 4 आर मिक्स्ड टुगेदर। तो 4 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 2 है, और 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 4 है। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज, देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। आपको मालूम है कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। कितने टेम्परेचर पर? एट अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। क्लियर? मिक्सचर की डेंसिटी अगर आपको लिखनी है तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, पहले तो मैं ऐसे बात कर लेता हूं कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अगर आपको लिखना है तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज नथिंग बट टोटल मास अपॉन क्या लिखेंगे आप? टोटल वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर आप ध्यान से देखो तो एक मास कितना है भाई साहब? 4 ग्राम है, दूसरा मास कितना है? 8 ग्राम है। तो मास की वैल्यू हमें पता है, मास की वैल्यू हमें पता है, तो कितना हो जाएगा? 4 ग्राम, 4 प्लस ऑफ 8 टोटल वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम हमें नहीं गिवन सर, वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमें मालूम है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां कितना है? 4 है, और डेंसिटी कितना है? ऑल्दो इट इज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी को अगर मटेरियल की डेंसिटी में कन्वर्ट करोगे, तो अगर कन्वर्ट करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट विल रिमेन एज 1 ओनली। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, 4/2। और दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला 8, और ये कितना? 4, तो ये कितना हो गया? 12, ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 2। क्लियर है? तो आपका जो ये आएगा, आपकी जो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आएगा वो कितना आ जाएगा? 3। ये आंसर आ जाएगा सर, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू हाइट ऑफ 16 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो 16 किलोमीटर के अगर हाइट पे ले जाओगे ना, 16 किलोमीटर के हाइट पे ले जाओगे, तो एक बात तो सीधी सीधी सी है सर, इतना कोई दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। वेट बदलेगा ड्यू टू द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसमें चेंज करा रहे हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज होगा, इसलिए वेट बदलेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जितना परसेंटेज का चेंज होगा, वही परसेंटेज चेंज वेट में भी होगा। तो आप क्या करना है सर? आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, कि भाई हाइट पे what is the percentage change in acceleration due to gravity at this height of 16 किलोमीटर, और अर्थ के जो वो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। तो g at h will be written as g into 1 minus of 2h divided by r। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे सीधा सीधा लगा दीजिए, तो gh की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g मल्टीप्लाइड बाय 1 minus of 2 into 16 डिवाइडेड बाय 6400 किलोमीटर। ये कितना है? किलोमीटर है। ठीक है, आई एम नॉट चेंजिंग द यूनिट, 6400 किलोमीटर है, तो 6400 किलोमीटर, चाहो तो यूनिट चेंज कर दो, अदरवाइज ये भी किलोमीटर में, कहां गया? ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर से किलोमीटर विल फाइनली कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 16 और ये 4, तो ये 400, ये कितना हो गया? ये हो गया 200, राइट? तो ये कितना होगा जाएगा? GH इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस ऑफ 1/200, ऐसा लिख सकता हूं मैं। क्लियर है? तो आप क्या लिखना है? आपको लिखना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? जी का परसेंटेज चेंज। तो जी का परसेंटेज चेंज, इनिशियल वैल्यू ऑफ जी, इनिशियल इसलिए कर रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं यहां पर इनिशियल में से फाइनल को सबट्रैक्ट कर रहा हूं। जी एट हाइट को मैं लिख सकता हूं जी इंटू 1 माइनस ऑफ 1/200 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100। तो यहां से जी 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 कट गया, तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1/200। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कट गया, राइट? ठीक है, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट गया, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5% का चेंज आएगा, 0.5% का चेंज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है सर, करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, कह रहा है केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसी से तो आता है। हाँ सर, इसी से आता है, इससे हम प्रूव भी करते हैं, राइट? दूसरा, केपलर्स लॉज कैन नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एस्ट्रॉइड्स, ये भी बात सही है। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन फ्रॉम पेरिहेलियन टू एपहेलियन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। यस ऑफ कोर्स इट इज जीरो।
ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इंटरनल फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि सब सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं भाई, सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। An incompressible liquid flows in a horizontal plane in a streamline flow as shown in the figure. The speed v of the liquid in branch 2 of the tube. Speed of liquid in branch 2 of the tube. ये इस वाले ब्रांच में, ठीक है, इस वाले ब्रांच में। अब देखिए इस वाले ब्रांच में क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो हमें एक बात पता होगी कि the mass that enters, the same mass will come out। ठीक है, और आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ऐसा पढ़ा होगा क्लास के अंदर, a1v1 प्लस ऑफ a2v2, जो आएगा वही जाएगा साहब, जो आएगा वही जाएगा सर, तो जो आ रहा है वही जाएगा, उसका सम जाएगा। ठीक है, इसका एरिया कितना है, तो एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में है, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनी यूनिट हियर। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, वेलोसिटी इज 3, प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज v, जो हमें निकालना है। यहां पर कितना है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5। वेलोसिटीज में एक बात याद रखिएगा, velocities is given in meter per second, velocities is given in meter per second, right? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम मीटर स्क्वायर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं? अगर हम कर भी दें तो 10 का पावर -4, 10 का पावर -4, 10 का पावर -4 विल गेट कैंसिल आउट, तो इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी चेंज करने की। 30 इज इक्वल टू 15v इज इक्वल टू कितना, 100, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस 30 प्लस ऑफ 15v इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया सर 15v इज इक्वल टू 100 माइनस ऑफ 30, और 100 माइनस ऑफ 30 विल बी 70, 100 माइनस ऑफ 30 विल बी 70। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 70 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 14 ठीक डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब v की वैल्यू आ गई 14/3 मीटर पर सेकेंड, 14/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। राइट बेटा, सिंपल सवाल था ये भी। Okay, moving on to the next. A body weighs 200 newton on the surface of the earth. Gravitational force on it due to the earth at a height equal to 1/4 of the radius of the earth will be. फिर से वही बात, g की वैल्यू निकाल लीजिए। बॉडी का वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है, 200 न्यूटन, और वेट आप जानते ही हो mg के बराबर होता है। तो g की वैल्यू हम निकाल लें, कहां पर, तो g की वैल्यू एट अ हाइट 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में एक अभी आया था ना, ये देखो ये देखो ये देखो कहां गया ये वाला, इसमें मैंने हाइट के लिए फॉर्मूला यूज करा है gh इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस ऑफ 2h बाई r। ये इसलिए यूज करा है क्योंकि आपके r के कंपैरिजन में h की वैल्यू नेग्लिजिबली मतलब बहुत कम है, तो जब h लेस देन दैट ऑफ r हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेडियस है, सॉरी हाइट जो है, हाइट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब हाइट की वैल्यू कितनी है, तो हाइट की वैल्यू सर यहां पर 1/4 है, इसका मतलब r/4 के बराबर है। हाइट की वैल्यू कितनी है, r/4 के बराबर है। तो यहां पर g की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, gh इज इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो g एट हाइट विल बी इक्वल टू g मल्टीप्लाइड बाय r को r ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ ये r/4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो gh विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5r, तो 25r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, क्या चेक करो, डिवाइडेड बाय 25r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो 16 ही आ जाएगा। तो g एट हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स ऑफ g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 16/25 g हो गया ना। gh विल बी इक्वल टू 16/25 टाइम्स ऑफ g, ठीक है, 16 इंटू 16/25 टाइम्स ऑफ g, ये g की वैल्यू आ गई। अच्छा वेस 200, अर्थ के सरफेस पे जब आप वेट कैलकुलेट करते हो तो m इंटू जी, तो मास की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, देखो ये mg की वैल्यू 200 है, राइट, और जिसमें g की वैल्यू अर्थ सरफेस पे आप 10 ले लेते हो, तो मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, है ना। तो अब जब इस हाइट पे आप वेट लिखोगे तो वेट की वैल्यू पे 20 तो 20 ही रहेगा, मास विल नॉट चेंज, राइट। क्या चेंज हो रहा है, जी की जगह आप क्या लिखिएगा, 16g डिवाइडेड बाय 25, इसका मतलब 5 4 20, 5 5 25, इसको हम लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10, तो ये 2, ठीक है, 5 2 10, जी की वैल्यू मैंने 10 लिखा है, तो ये कितना हो गया 128 न्यूटन, तो दिस विल बी इक्वल टू 128 न्यूटन, 128 न्यूटन, राइट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
Two particles each of mass m starts moving from large separation due to mutual gravitational attraction. What will be the work done by the gravitational field till the separation between the particle becomes x? मतलब लार्ज सेपरेशन से चल रहे हैं भाई, लार्ज सेपरेशन तो लार्ज सेपरेशन का क्या मतलब हुआ? लार्ज सेपरेशन का मतलब है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लो, तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड टिल द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल बिकम्स एक्स। तो ध्यान से देखो भाई, दो पार्टिकल है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, x दूरी पर आ गए हैं ये, तो x दूरी पर जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है वही इसके अंदर वर्क हुआ होगा, और जितना वर्क करते हो उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। किसी भी सिस्टम में एनर्जी उतनी ही स्टोर होती है जितना वर्क करते हो। तो वर्क कितना करोगे भाई? तो यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिटन एज इक्वल टू gm² डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो यही आपका वर्क डन हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन एन एनिसोट्रोपिक, ठीक है, मटेरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इन YZ प्लेन इफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन x, y एंड z डायरेक्शन, x, y और z डायरेक्शन दोनों में आपको गिवन है। ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन दोनों में आपको गिवन है। क्या क्या है? लीनियर एक्सपेंशन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, α/3, α/2 एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली, राइट। ठीक है, तो आपको कह रहा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन निकालना है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन किस में निकालना है? YZ प्लेन में। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन अगर YZ प्लेन में निकालना है तो इस केस में क्या होगा? तो YZ प्लेन है, YZ प्लेन में x का कोई रोल नहीं है, YZ प्लेन में x का कोई रोल नहीं है। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन आप क्या लिखेगा? तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन आप लिखेगा अल्फा वाई प्लस ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ जेड, बस खत्म। तो बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा वाई। अल्फा वाई की वैल्यू कितनी है? देखो पहला वाला जो वैल्यू है वो किसका है? x का है, तो ये α/2 हो जाएगा, प्लस ऑफ कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ अल्फा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा आंसर है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग एंट्रीज इन कॉलम 1 विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन कॉलम 2, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। भाई ये फॉर्मूला बेस्ड चीज है, आपको पता होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड चीज है, आपको पता होगा। देखो इसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो। स्टोक्स लॉ 6/8 भी होता है, मानते हो आप? ठीक है, ये क्या होगा सर? ये रेनॉल्ड्स नंबर होगा। और ये क्या होगा? एक्सेस प्रेशर इनसाइड, ये 2s/r लिखा हुआ है, 2s/r। ठीक है, तो ये लिक्विड ड्रॉप में अभी हमने करा था ना अभी सवाल सॉल्व, उसमें हमने टी ले लिया था, यहाँ एस लिया हुआ है, डजंट मैटर। ठीक है, तो कौन सा हो गया? देखो ए कहाँ गया? ए का आर, बी का पी, ए का आर, बी का पी, सी का क्यू, राइट। तो ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अब बाइनरी स्टार सिस्टम consists of two stars A and B which have periods of revolution TA and TB. Their orbital radii and masses are RA and RB, MA and MB respectively. Choose the correct option. अब करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। ठीक है, तो आपसे कह रहा है बाइनरी स्टार मतलब दो स्टार का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर बाइनरी स्टार में आपको क्या चूज करना है? तो आपको ये चूज करना है कि साहब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो चलो चेक करते हैं। बाइनरी सिस्टम ऑफ स्टार जो होता है कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स A and B which have periods of TA and TB। तो बाइनरी सिस्टम ये और ये अगर ये दोनों घूम रहे हैं एक दूसरे के अराउंड, ठीक है, ये एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं, तो ये दोनों जो स्टार हैं दे विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ये किसके अराउंड घूमते हैं भाई? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अराउंड ये दोनों घूमते हैं। तो दोनों के घूमने का जो समय होगा ऑब्वियस सी बात है वो समय क्या होगा? सेम होगा भाई, सीधी बात है ना, बाइनरी स्टार सिस्टम है ना। तो बाइनरी स्टार दोनों एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? टाइम पीरियड विल बी सेम, तो TA विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू TB। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड with a velocity nve, मतलब n times of escape velocity in vertically upward direction from the surface of the earth into space. It is given ve is the escape velocity and n is less than 1, मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, n की वैल्यू 1 से कम है। इसका मतलब escape velocity मतलब जो velocity आपने दी है ना यहाँ पर वो escape velocity से कम है, क्योंकि ये n 1 से कम है। If air resistance is considered to be negligible, then the maximum height from the surface of the earth to which the body can go। देखो अगर ये n 1 से बड़ा होता
तो अनडाउटेडली ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती, और अगर ये एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती तो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होने पर क्या होता, तो इट वुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। लेकिन यहां पर कह रहा है n इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से क्या है, एस्केप वेलोसिटी से कम है, और कम है तो इसका मतलब जब आप इसको ऊपर फेंकोगे तो ये वापस लौट के धरती पे आएगा, धरती पे आएगा, ये बात तय है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है देन द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सरफेस। फिर से सर अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से ये क्वेश्चन कुछ और नहीं है बल्कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो बट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन। तो क्या करोगे सर, आप यहां पर कुछ मत करो, ये अर्थ की बात कर लेते हैं हम, अर्थ का रेडियस कुछ कुछ मान लेते हैं यार, आर, ये मास m मान लेते हैं, है ना। अब यहां से हमने फेंका है, यहां से हमने फेंका है, यहां से हमने फेंका, एक पार्टिकल है जिसको हमने n टाइम्स ऑफ v दिया, वेयर v इज ऑब्वियसली लेस देन n इज लेस देन 1, राइट। तो आप देखो जिस हाइट पे ये पहुंचेगा, अभी अभी हमने बोला था कि वहां की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये हाइट h है। तो फिर से एनर्जी का कंजर्वेशन करिए, एनर्जी का जब आप कंजर्वेशन करिएगा तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे लिखेगा माइनस ऑफ gmm डिवाइडेड बाय r, उसके बाद क्या लिखेगा, प्लस ऑफ हाफ इंटू m इंटू v नहीं बल्कि m multiplied by n times of ve का स्क्वायर लिखिएगा। This will be equal to at this height you will write it as minus of gmm divided by what, तो divided by r plus h, और kinetic energy will become equal to 0, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करिए, फॉर्मूला पुट करिए, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब एस्केप वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला पुट करिए और सॉल्व करिए। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, अंडर रूट gm/r। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा यहाँ पर और इसको सॉल्व करिएगा। तो ये gmm, ये वाला gmm, और इसमें एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू रख दीजिएगा तो ये gmm भी कैंसिल हो जाएगा, और सब कैंसिल कर कुरा के अगर आप देखिएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो n स्क्वायर r 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर आएगा। चूंकि मैं ऐसा सवाल इससे पहले डील कर चुका हूं इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप कर लोगे, है ना। बस ये इक्वेशन आपको लगानी है, ये वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने कुछ देर पहले एक सवाल सॉल्व करा था, राइट बेटा, जिसमें हमें इसके वो स्पीड अंडर रूट ऑफ 3 gm/r दे रखा था, राइट बेटा। तो ये सवाल आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। A body floats in a liquid with some part immersed in a liquid contained in a beaker. The beaker starts accelerating upward with 5 meter per second square. ये जो बीकर है वो बीकर अपवर्ड एक्सेलरेट करने लगता है विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पार्ट ऑफ द बॉडी इमर्स इन द लिक्विड, लिक्विड का कितना पार्ट इमर्स होगा भाई साहब, एक बात समझिए, बॉडी फ्लोट कर रही है लिक्विड में विद सम पार्ट इमर्स इन द लिक्विड कंटेन इन अ बीकर, द बीकर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। बेटा एक बात सीधा सीधा याद रखो, सीधा सीधा याद रखो, अगर कोई चीज ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगी तो बॉयंट फोर्स में भी स्यूडो लगाओगे, वेट में भी स्यूडो लगाओगे, तो दोनों का ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दोनों का ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो इसके वॉल्यूम में कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा, द वॉल्यूम विल रिमेन सेम। आगे बढ़ते हैं। वायर इज पुल्ड एज शोन इन द फिगर, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज लेंथ इक्वल टू एल दे रखा है आपको, लेंथ कितना दे रखा है एल, उसके बाद क्या क्या दे रखा है देख लीजिए, लेंथ की वैल्यू एल है, यंग्स मॉड्यूलस वाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो एक बात समझो सर, कुछ नहीं करना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू हाफ इनटू, ठीक है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है, ठीक है। तो आपको एक बात मालूम होगी कि ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड, ये भी अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, राइट बेटा। अब यहाँ पर दोनों तरफ आप फोर्स एफ लगा रहे हो, तो इसमें जो स्ट्रेस होगा दैट स्ट्रेस विल बी नथिंग, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू एफ बाई ए। स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई ए हो जाएगी, राइट बेटा। अच्छा, दूसरी बात, स्ट्रेन अपने को नहीं पता ना हमें निकालना है, मैं एक काम करता हूं, हमें मालूम है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस, राइट। तो स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ इनटू, इसको मैं लिख सकता हूं स्ट्रेन अपॉन यंग्स मॉड्यूलस, डोंट गेट कंफ्यूज विथ माय गामा एंड दिस वाई, राइट, दोनों एक ही बात है भाई, ठीक है। इनटू व्हाट, इनटू क्या लिखा जा सकता है, ये सॉरी स्ट्रेस
को नहीं बल्कि हम स्ट्रेन को चेंज करेंगे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आप क्या लिखिएगा? स्ट्रेस का होल स्क्वायर है, तो फोर्स अपॉन एरिया का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विल बी रिटन एज A into L डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ गामा। इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो F स्क्वायर A into L आ जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर इंटू गामा आ जाएगा, A से एक छम हो जाएगा। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी रिटन एज F स्क्वायर L डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A इंटू गामा। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, दिस विल बी द आंसर। क्लियर? अच्छा, यहां पर याद रखिएगा एनर्जी पूछी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछा है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछा है, एनर्जी पूछा है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ फॉर टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल इज शोन। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ वायर ए टू दैट ऑफ वायर बी इज, वायर ए टू दैट ऑफ वायर बी इज, ठीक है? इसका रेशियो बताना है। तो आप इसका रेशियो कैसे बताइएगा सर? इसका रेशियो कैसे बताइएगा? तो आप ये देखिए, लोड का मतलब होता है स्ट्रेस, ठीक है? और ये क्या है? इलोंगेशन। लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ फॉर ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ, लेंथ की वैल्यू दोनों की क्या है? सेम। आप एक बात याद करने की कोशिश करो, अगर आपको याद आए, ठीक है? आपको अगर याद आए तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है सर, एंड व्हाट इज दैट चीज? तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है यंग्स मॉड्यूलस, और यंग्स मॉड्यूलस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। और ग्राफ से अगर हम इसकी बात करें तो ग्राफ से ये जो यंग्स मॉड्यूलस है वो क्या होता है? वो होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ का स्लोप अगर हम ले लें तो वो यंग्स मॉड्यूलस के बराबर होता है, राइट? इसका मतलब एक बात याद रखिए कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी हम आएंगे स्लोप पे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर सर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो आप इस बात को देखिए, हमें इलोंगेशन दे रखा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो दिस विल बी इक्वल टू F बाई ए, और यहां पर ये क्या आ जाएगा? डेल्टा L बाई एल। हमें क्या दे रखा है? इलोंगेशन दे रखा है, लोड दे रखा है, इलोंगेशन दे रखा है और लोड दे रखा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गामा मल्टीप्लाइड बाई ये डेल्टा एल को मैं यहीं रहने देना चाहता हूं, उसका रीजन मैं अभी बता देता हूं, F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल, ऐसा लिख लो। तो F और डेल्टा एल को एक तरफ रहने दो, F अपॉन डेल्टा एल को एक तरफ रहने दो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, F अपॉन डेल्टा एल। क्यों रहने दो? आई विल कम टू दैट रीजन, डोंट वरी। यहां पर ये क्या आ जाएगा? तो F अपॉन डेल्टा एल रखा तो ये गामा ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरी बात को तवज्जो से सुनिए, फोर्स अपॉन डेल्टा एल कुछ और नहीं है, इसका स्लोप है। देखिए, क्योंकि ग्राफ ही दे रखा है लोड वर्सेस इलोंगेशन का, तो फोर्स अपॉन डेल्टा एल कुछ और नहीं है, इन ग्राफ्स का ही स्लोप है। क्लियर? और वो स्लोप की वैल्यू गामा ए अपॉन एल के बराबर आती है। और हमसे कह रहा है कि लोड वर्सेस इलोंगेशन फॉर टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो मटेरियल सेम, तो ये भी दोनों वायर के लिए सेम, ये एल भी दोनों वायर के लिए सेम। इसका मतलब F अपॉन डेल्टा एल विच इज बेसिकली नथिंग बट tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा स्लोप ही तो है ये, tan ऑफ थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं ऐसे कह सकता हूं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल लिख सकता हूं या नहीं? क्योंकि ये कांस्टेंट इनवर्सली, नो सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? देखो, रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिख सकता हूं या नहीं? मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया से। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सर पहले वाले का tan ऑफ 30 डिवाइडेड बाई दूसरे वाले का क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ 60। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? एरिया 1, एरिया 1 का मतलब पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई सन्नाटे में। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है? दिस विल बी इक्वल टू r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। तो r1 अपॉन r2 की जो वैल्यू होगी वो 1/3 का स्क्वायर रूट होगी, 1/2 हो जाएगी। देखो, √3 कितना हो गया? 3, और यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट लगाओगे, तो इसका मतलब कितना हो गया? 1:√3, 1:√3, 1:√3। ये आंसर आएगा सर। ठीक सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। एन आइडियल लिक्विड फ्लोज इन द ट्यूब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट as shown in the figure. A1 and A2 are the cross sections of the
portions of the tube as shown, then the ratio of speed v1 and v2। भाई ये आपने पढ़ा हुआ है, स्पीड v1 और v2 कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, a1 v1 इज इक्वल टू कितना a2 v2, यही तो करोगे आप। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो आपको कह रहा है v1 अपॉन v2 बताइए, तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, a2 अपॉन a1 हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is u at the surface of the earth when the potential energy at infinity is to be considered to be zero. If the potential energy at the center of the earth is considered as zero, then the potential energy of the same particle on the earth surface will be। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, तो सीधा एक बात याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय मास, दैट विल गिव यू द पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। देखो मैं फिर से बोल देता हूं कि बेटे पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या पढ़ते हो, पोटेंशियल डिफरेंस आप पढ़ते हो वर्क डन पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन और क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। अब देखो वीडियो में अगर मैं सारी कहानी सुनाना शुरू कर दूं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कहानी सुना नहीं रहा। मैं सिंपली आपको एक बात बता देता हूं, एक सेंटेंस बोल देता हूं, व्हाट वी कैन कैलकुलेट इज द पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। What we cannot calculate is the potential energy unless हमें किसी पॉइंट पे रेफरेंस माना जाए या पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो। क्लियर है? तो खैर, तो आप देखिए आपसे कह रहा है इन्फिनिटी पे आपने वो करा, तो ये अच्छा ठीक है भाई। अगर मान लो मैं अर्थ अज्यूम करता हूं जिसका रेडियस r है बेटे, और अर्थ विल बी कंसिडर्ड एज अ सॉलिड स्फीयर। यहां पर अगर आपने कोई पार्टिकल रखा है और पोटेंशियल हम इन्फिनिटी पे जीरो मान रहे हैं, रेफरेंस हमने इन्फिनिटी पे लिया है और पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो मान लिया, तो फिर यहां पर जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या लिखा गया है, तो उसको लिखा गया है भाई साहब, उसको लिखा गया है u के बराबर। उसको कितना लिखा गया है, u के बराबर। तो सीधी बात है, यहां पर इन दोनों का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी विल बी इक्वल टू जीरो और पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू gm बाय r। कितना होता है, gm बाय r, ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन। तो जीरो माइनस ऑफ दिस करोगे तो पोटेंशियल जो ये डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r, जिसको उसने कितना लिया है, u लिया है। u कैपिटल लिख देता हूं भाई, u लिया है। अब वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि रेफरेंस अगर मैं सेंटर पे ले लूं, सेंटर पे रेफरेंस ले लूं, तो सेंटर पे अगर आप रेफरेंस लोगे तो क्या करोगे, तो आप सेंटर पे जब रेफरेंस लोगे तो डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डेल्टा यू आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, पोटेंशियल एट सेंटर माइनस ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय द पार्टिकल का मास। यहां पर पार्टिकल का मास छूट गया है, सॉरी, ठीक है। तो ये आप पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय gm डिवाइडेड बाय r होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन। और सरफेस पे कितना होता है, तो सरफेस पे होता है माइनस ऑफ gm डिवाइडेड बाय r। ठीक है बच्चों, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो m से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3gm डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2r, प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ gm डिवाइडेड बाय r। यही होता है बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय m। यहां पर एलसीएम लो, 2r विल बी द एलसीएम, यहां आ जाएगा 2, तो ये 3gm, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस विल बी इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ r। फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव साइन, वो कैलकुलेशन में आप ठीक कर लीजिएगा। तो देखिए gmm बाय r को उसने क्या कहा है, u कहा है, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, u बाई 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, u बाई 2। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब आगे कह रहा है, इफ द कैपिलरी ट्यूब इज टिल्टेड टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ L1 एंड L2 ऑफ द लिक्विड कॉलम इट विल बी। सीधी बात है बेटे, आप अगर टिल्ट कर देते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आपसे ये कहा गया कि भाई साहब इसको आपने टिल्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ कितना, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये अगर मान लीजिए ये L है, दिस इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब, एंड जो हाइट होगी, जो प्रेशर के लिए वर्टिकल हाइट लेते हैं, तो वर्टिकल हाइट जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर ये L है तो वर्टिकल हाइट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मुझे एक बात बताओ, ये हमारी हाइट है और ये वाला हमने एंगल लिया थीटा, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ठीक है।
ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में अगर हमें लिखना हो, क्या कैलकुलेट करना है आपको, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ द लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ द लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो रेशियो ऑफ द लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या लिखिएगा आप, कॉस थीटा लिख दिया आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया आपने, ठीक है, ये बेस होगा ना, यही बेस होगा, ठीक है, ये बेस है और ये क्या है बेटा, ये हाइपोटेनियस है, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू h, बेस इज h, राइट, और यहां पर ये l, तो इसका मतलब ये टिल्ट किस एक्सिस के साथ इसने करा है, इफ कैपिलरी ट्यूब इज टिल्टेड टू 30 और 45 फ्रॉम द वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल के साथ ही करा है, ठीक है, वर्टिकल के साथ ही करा है, ठीक है, वर्टिकल के साथ ही किया है, तो ये वाला जो होगा सर दिस विल बी इक्वल टू द हाइट, वर्टिकल के साथ करा है ना, तो ये वाला हाइट होगा, तो ये हाइट होगा, तो ये होगा, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो ये वाली जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू h, ठीक है साहब, ये h हो जाएगा और ये h L1 अपॉन L2, तो हमें जो यहाँ पे दिख रहा है h इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, h इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, l मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, यही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, h इज इक्वल टू l cos थीटा दिखाई दे रहा है हमें, h इज इक्वल टू l cos थीटा। अब हमसे उसने क्या पूछा है, l की वैल्यू निकालो, तो l की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो L1 अपॉन कितना लिखोगे, L2 इज इक्वल टू h अपॉन cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय कितना करोगे, h अपॉन cos थीटा 2 करोगे, यही करोगे, तो h से h कैंसिल हो गया, तो L1 अपॉन L2 विल बी इक्वल टू cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय cos थीटा 1, cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, तो cos 45 डिग्री लिखा हुआ है, cos थीटा 1 कितना लिखा हुआ है, cos थीटा विल बी रिटन एज इक्वल टू cos ऑफ 30 डिग्री, cos 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1/√2 होती है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी सर 1/√2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो L1 अपॉन L2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा √2 और ये बचेगा √3, इसका मतलब √2 is to √3 इज द करेक्ट आंसर फॉर मी एंड दिस इज दिस आंसर। आगे बढ़ते हैं। A barometer kept inside a lift accelerating upwards reads 76 सेंटीमीटर द एयर प्रेशर इन द लिफ्ट, ये आपने क्लास में भी करा होगा, सर ने कराया होगा। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है तो प्रेशर इनसाइड द लिफ्ट विल बी इक्वल टू रिटन एज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एच, ये लिखा जाता है सर, ये लिखा जाता है। अगर आपको याद हो तो प्रेशर, अगर कोई चीज कोई कंटेनर ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो मतलब प्रेशर एट द बॉटम जो लिखोगे आप वो लिखोगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव, जी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय एच, ऊपर जा रहा है तो एम ए मतलब स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन नीचे आएगी तो जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एच होगा, अनडाउटेडली कोई दिक्कत वाली बात है। अब आपसे कह रहा है कि साहब बैरोमीटर जो है वो 76 सेंटीमीटर रीड कर रहा है, क्या कितना कर रहा है, 76 सेंटीमीटर रीड कर रहा है, तो प्रेशर इनसाइड द लिफ्ट क्या होगा, तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर होता है और प्रेशर इनसाइड द लिफ्ट कितना रीड हो रहा है, 76 सेंटीमीटर के बराबर ही रीड हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो टर्म है प्रेशर इनसाइड द लिफ्ट और ये जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक है दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका जो एयर प्रेशर है लिफ्ट के अंदर वो किससे ज्यादा हो, तो वो ऑब्वियसली 76 से ज्यादा हो, 76 से ज्यादा हो, क्योंकि सिंपलीफाई करोगे तो ये 1 प्लस ऑफ, इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस ऑफ ए बाई जी एंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 1, तो अगर इसको 1 से बड़ा होना है तो इसका मतलब है कि अंदर जो एयर का प्रेशर है वो 76 से ज्यादा होना पड़ेगा, तो ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। आगे बढ़ते हैं। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द एरिया ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर पिस्टन इज इन द रेशियो ऑफ 20:1, लार्जर और स्मॉलर का जो एरिया है वो 20:1 है। व्हाट मास प्लेस्ड ऑन द स्मॉल पिस्टन विल बी सफिशिएंट टू लिफ्ट द मास ऑफ 1000 kg, मतलब स्मॉल पिस्टन पे हम कितना मास रखें जो 1000 kg को क्या कर सके, 1000 kg को लिफ्ट कर सके। तो आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोलिक लिफ्ट में F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, हमें कह रहा है कि मास कितना रखे, मास रखोगे तो वेट आएगा, वेट आएगा तो कितना आएगा, mg आएगा। एरिया की वैल्यू
कुछ भी ले लो, एरिया क्या लिखा गया, स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है अगर वो 1 मानोगे तो बड़े वाले का कितना है, बड़े वाले पे क्या रखा गया है 1000 kg, तो बड़े वाले पे 1000 रखा है, इसका एरिया कितना है 20 है, राइट। तो यहाँ पर m मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0 0 छम ये हो गया 50। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, m की वैल्यू हो गई 5। m की वैल्यू कितनी हो रही है 5, m की वैल्यू जो हो रही है 5, देख लेना 1000 तो ये 100, ये g तो m इंटू जी, ठीक है, ये 1000 ही है ना, 1000 kg, सॉरी यहाँ पर भी फोर्स आएगा तो 10 लगाओगे आप, सॉरी यहाँ पर भी फोर्स आएगा तो mg लिखोगे, m की वैल्यू कितनी है 1000, तो यहाँ से ये 0 काट दो तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये 0 से ये 0 कट गया तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 kg। 50 kg इज द करेक्ट आंसर, 50 kg इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, इफ रो इज द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, R is its radius, G acceleration due to gravity, and capital G is gravitational constant, then the correct expression for रो इज द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। आप जानते हो भाई डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए, रेडियस वेडियस सब गिवन है, सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट आएगा। इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर है, ये सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यू कुटर पुटर करिएगा वो आ जाएगा। द पॉइसंस रेशियो ऑफ अ सब्सटेंस इज 0.5, पॉइसंस रेशियो ऑफ अ सब्सटेंस इज 0.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द सब्सटेंस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ द सब्सटेंस कितना है। पहली बात तो ये समझो पॉइसंस रेशियो होता क्या है, पॉइसंस रेशियो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो आपको एक बात पता होगी कि जब भी आप किसी बॉडी पे कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका डायमीटर घटेगा, इसका डायमीटर घटेगा, लेंथ बढ़ेगा। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा तो हमेशा याद रखिए देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। अगर आप पॉइसंस रेशियो की बात कर रहे हो तो इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आप किसी बॉडी को पकड़ के खींचिए तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा भाई, लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगी, एरिया बढ़ेगा तो लेंथ घटेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम में देयर विल बी नो चेंज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो बल्क मॉड्यूलस, आपसे सवाल में उसने क्या पूछा है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ द सब्सटेंस, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा भाई साहब, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है भाई साहब। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो बल्क मॉड्यूलस में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज कितना है, तो वॉल्यूम का चेंज 0 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m from the earth surface to infinity is g acceleration due to gravity and r is the radius of the earth। आपसे कह रहा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए ताकि इस बॉडी को हम क्या कर सके, प्रोजेक्ट कर सके। कहां से प्रोजेक्ट करेंगे, अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करेंगे, मास फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, अभी ऐसा सवाल 2 आप देख चुके हो, ये तीसरा सवाल ऐसा है जिसमें आपको अल्टीमेटली करना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है। क्या करोगे आप, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई सरफेस ऑफ द अर्थ पे कौन सी एनर्जी होगी, तो सर माइनस ऑफ जीएमएम बाई आर होगी, ठीक है। प्लस ऑफ कौन सी एनर्जी होगी, तो दैट विल हैव काइनेटिक एनर्जी, विल बी इक्वल टू इंफिनिटी पे पहुंचा रहे हो, इंफिनिटी पे पहुंचाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0, और सर काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट, तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी इक्वल टू 0। इंफिनिटी पे आपको जस्ट पहुंचाना है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी आपको पहुंचाना है, क्लियर हो गई बात। तो आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि भाई इसका आंसर बताइए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना, जी एम एम डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर, तो इसको हम आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड फिर से कर दें तो आर स्क्वायर हो गया, जीएम अपॉन आर स्क्वायर जी होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम जी मल्टीप्लाइड बाई आर, एम जी मल्टीप्लाइड बाई आर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical ball contracts radius by 3% when it's subjected to a pressure uniformly from all directions, ठीक है, and the volumetric strain produced in the ball। आप एक बात याद रखो, आप एक बात याद रखो भाई साहब, कि भाई जब भी 5 up to 5% का चेंज हो तो हम मेथड यूज कर सकते हैं एरर वाला, एरर वाला हम मेथड यूज कर सकते हैं। आपसे कह रहा है रेडियस स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट इन रेडियस बाय 3%, इसका मतलब रेडियस 3% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो रेडियस अगर 3% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम, तो इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम निकालना है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वॉल्यूम बराबर कितना होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी रिटन एज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। तो परसेंटेज चेंज आपसे क्या पूछा उसने, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस, यही तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी, और ये कितना है साहब, ये डेल्टा आर बाय आर, तो ये डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा। तो डेल्टा आर बाई आर अगर आप करेंगे तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू है 3
मतलब ये परसेंटेज में 3 है, तो 3 डिवाइड बाय 3 बाय 100 कर दीजिए, तो ये 9 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -2। तो दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़िए। यंग्स मॉड्यूलस फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी इज, मतलब आपको यंग्स मॉड्यूलस बताना है किसके लिए, फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी। भाई परफेक्ट रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू बिटवीन टू एटम्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद सेपरेशन बिटवीन एटम्स आर इज शोन इन द फिगर। if F B F C F D are magnitude of force between two atoms corresponding to points A B C and D on the curve, then एक बात सीधी सीधी सी बात याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी का ये कर्व होता है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और फोर्स का रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता था, तो आपको याद होगा F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर, ये होता है सर रिलेशन। और डेल यू बाई डेल आर कुछ और नहीं होता, बेसिकली इस कर्व का स्लोप होता है, इस कर्व का स्लोप होता है। तो जहां स्लोप जितना ज्यादा होगा वहां पर जो आपका फोर्स है उतना ज्यादा होगा। अगर आप स्लोप चेक करोगे तो बी पॉइंट पे जो स्लोप है वो सी पॉइंट के स्लोप से ज्यादा आएगा। इसका मतलब फोर्स एट बी विल बी ग्रेटर देन फोर्स एट सी, फोर्स एट बी विल बी ग्रेटर देन फोर्स एट सी। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेटमेंट 1, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज 0। स्टेटमेंट बी, gravitational shielding is possible, select the correct statement। सिंपल सा सवाल है, gravitational force on the particle inside a spherical shell is 0। yes obviously, because spherical shell के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड होती ही नहीं है, तो जब जहां फील्ड नहीं वहां फोर्स नहीं, तो ये वाली बात सही है। आपसे कह रहा है ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज पॉसिबल, नहीं, ग्रेविटेशनल शील्डिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ए इज ओनली करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। A particle of mass m is placed inside a spherical shell of uniform density while a solid sphere is placed somewhere outside the spherical shell. Which of the following is correct regarding gravitational forces between them? Force of attraction due to the shell on the particle is 0. Force of attraction due to the solid sphere on the particle is non-zero. Net force of attraction due to the shell and due to the solid sphere of the particle is 0. अगर मैं इस सवाल पे फर्दर बात करूं सर, अगर मैं इस सवाल पे फर्दर बात करूं तो आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द शेल ऑन द पार्टिकल इज 0। पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अभी पिछले सवाल में आपने ये बोला है कि भाई स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर कोई पार्टिकल इनसाइड द स्फेरिकल शेल रखा हुआ है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल रखा हुआ है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द शेल ऑन द पार्टिकल इज 0, बिल्कुल सही बात है भाई, 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाइल अ सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड समवेयर आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब ये जो सॉलिड स्फीयर है वो कहां रखा हुआ है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर ऑन द पार्टिकल इज नॉन जीरो, ऑब्वियस सी बात है भाई। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल आपने एक सॉलिड स्फीयर को रखा है, तो सॉलिड स्फीयर जो पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा वो 0 नहीं होगा, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो इसका मतलब है कि उस पे फोर्स जो होगा वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब पार्टिकल भले हॉलो स्फीयर के अंदर रखा हुआ है मगर इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 नहीं होगा ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द शेल एंड सॉलिड स्फीयर ऑन द पार्टिकल इज 0, ये गलत बात है, क्योंकि जब ये सही होगा तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो 1 and 2, राइट। आगे बढ़ते हैं। The depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times of value of the surface। बेटा ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ये आप कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है। g at depth is equal to g into 1 minus of d by r होता है, ठीक है। तो g की वैल्यू हमें कितनी करनी है, g at depth g by n करना है, this will be equal to g into 1 minus of d by r। ये ऐसा लिख दीजिए, g से g छम कर दीजिए, तो 1 upon n is equal to 1 minus of d by r हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, उसको इधर ले जाइए, तो d by r is equal to 1 minus of 1 by n हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, d by r की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम एलसीएम ले लें तो n माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय n, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय n। ये मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है, nr डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ 1। अ मेटल वायर हैविंग पॉइसन्स रेशियो 0.2 and Young's modulus 4 into 10 to the power 6 Newton per meter square is stressed by a force which it produces
0.04% डिक्रीज इन इट्स रेडियस। रेडियस में कितना डिक्रीज कर रहा है? 0.04% का डिक्रीज कर रहा है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द वायर। तो अभी अभी आपने सवाल में देखा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू क्या होता है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सवाल में आपको यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, पॉइसंस रेशियो आपको गिवन है, आपको यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, ठीक है, बाय अ फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसेस 0.04% डिक्रीज इन रेडियस। तो आपको एक और चीज गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लेटरल स्ट्रेन भी गिवन है, और लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 0.04% इज द लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन आपको गिवन है, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन आपको गिवन है। तो अगर आपको लेटरल स्ट्रेन गिवन है तो इस केस में अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इस केस में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है बेटे। तो अपन चलिए इसको कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हम यहां से कैलकुलेशन अगर हम करें तो हमें मालूम है पॉइसंस रेशियो होता है सर माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। अगर मैं डेल्टा एल बाई एल अगर मॉड निकालूं, माइनस को मैं भूल जाऊं फिलहाल, तो माइनस ऑफ डेल्टा आर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई आर, ऐसा लिखा जा सकता है। और इस वैल्यू को अगर आप ऐसे लिखिएगा तो ये गिवन है 0.04%, तो डेल्टा एल बाई एल विल बी इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड by 100 multiplied by 4 Poisson's ratio, sorry, Poisson's ratio will be equal to कितना? तो Poisson's ratio की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी सर 2 इंटू, अब देखो सर इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? इसको हम 0.4 कह सकते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए 0.4 कह सकते हैं। यहां पर कितना लिख सकते हैं? 1000। इसको हम लिख सकते हैं 0.2, ये कट गया तो 2 आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 होगी। सही है, देख लो सब कुछ ठीक ठाक, पक्का। चलो अब यहां पर स्ट्रेस हमें नहीं पता, राइट, और डेल्टा एल बाई एल का है? स्ट्रेन है। तो हम इस एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ, अभी करा भी है, आप पीछे चेक कर लीजिएगा, करा है, हाफ इंटू गामा मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हो आप। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू गामा, गामा की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करिएगा, ये 2 दूनी का 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 छम, तो दिस विल बी इक्वल टू 8। ये आ जाएगा सर आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 8 जूल पर मीटर क्यूब। अब आपसे कह रहा है कि वाटर इज फिल्ड इन अ टैंक अप टू 3 मीटर हाइट, द बेस ऑफ द टैंक इज एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ये बेस ऑफ द टैंक है और ये कितने मीटर पे ऊपर है? ये 1 मीटर ऊपर है फ्रॉम द ग्राउंड। ये अगर नहीं दिख रहा हो तो ये 1 मीटर है भाई साहब, ठीक है। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द होल मेड इन इट सो दैट वाटर कैन बी स्प्रेड अप टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, दैट मीन्स रेंज जो हो ये मैक्सिमम हो, आर जो चाहिए वो आपको मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो ये होल कहां पर बनाना चाहिए? तो इसके लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई अगर ये मान लें हम एच है और ये जो पूरी हाइट ग्राउंड से वो कितनी है? 4 है ना, ये 4 है। टोटल हाइट जो यहां से है वो 4 है और ये कितना नीचे है? h। तो इसका मतलब इस लिक्विड को जब ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करना पड़ेगा तो कितना स्ट्राइक करना पड़ेगा? 4 माइनस h का डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा। कितना कवर करना पड़ेगा? 4 माइनस h का डिस्टेंस इसको ग्राउंड पे आने के लिए कवर करना पड़ेगा। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें मालूम है रेंज बराबर क्या होता है? रेंज बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। तो हम इसको रेंज को अगर हम लिखें तो वेलोसिटी विल बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2gh। h इज द हाइट अबव द होल मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट इज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h। h का मतलब वो हाइट जो इस लिक्विड को कवर करना पड़ेगा बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मल्टीप्लाइड बाय g। ये कुछ रिजल्ट बनता हुआ आपको दिखेगा। और इसको देखिए आप फर्दर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको रूट में ले लूं तो g से g विल कैंसिल आउट, राइट। g से g आप देखो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर 2 चला गया तो 4 हो जाएगा और ये h हो जाएगा, ये h और ये कितना है? ये 4, ये h
और ये कितना है, ये 4 माइनस ऑफ h है, राइट। तो इसको हम फर्दर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 4h से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 16 मल्टीप्लाइड बाई h माइनस ऑफ h स्क्वायर हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, देख लो, 4 4 16, 16h और 4h, तो ये सॉरी 4h का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 4h का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक करेक्ट है भाई, देख लेना। अब हमें क्या कह रहा है, रेंज को मैक्सिमम करना है। तो आप सबको मालूम है कि किसी चीज को मैक्सिमम करने का मतलब dr बाई डी विल बी इक्वल टू 0। क्या चेंज कर सकते हो आप, ये हाइट चेंज कर सकते हो, तो dr बाई डी शुड बी इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टाइम्स ऑफ 16h माइनस ऑफ 4h का स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का करो, तो अंदर वाले का अगर आप करोगे तो 16 विल बी एज इट इज माइनस ऑफ 8h, दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 0, तो 16 विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ h, और h विल बी इक्वल टू 2 मीटर। h क्या होगा, 2 मीटर होगा, तो पूरा 4 मीटर है, h की वैल्यू 2 मीटर, तो ग्राउंड से ये हाइट भी कितनी होगी, 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2 मीटर, तो 2 मीटर विल बी द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। दिस इज द एक्चुअल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर है? अब देखिए आपसे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एट इंफिनिटी, इवन द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव of its kinetic energy. The force of attraction between the hollow spherical shell uniform density and a point mass placed outside it is 0. The force of gravity is a conservative force. तो भाई 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और 3 स्टेटमेंट में आपको बताना है कि भैया कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या तो तीनों सही है तीनों गलत है, क्या है। If zero of the potential energy is not at infinity, even the total energy of the orbiting satellite is negative of its kinetic energy. नहीं भाई, वो निगेटिव इसीलिए होती है क्योंकि आप रेफरेंस कहां पे मानते हो, इन्फिनिटी पे मानते हो, और इन्फिनिटी पे मानते हो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला फॉल्स है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन होलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड अ पॉइंट मास प्लेस्ड आउटसाइड इट 0। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ होलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, होलो स्फेरिकल शेल है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, एंड अ पॉइंट मास प्लेस्ड आउटसाइड, आउटसाइड बाहर रखा हुआ है, तो बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर 0 तो होती नहीं है, तो जब 0 नहीं होती है तो फोर्स भी 0 नहीं होगा भाई साहब, फोर्स भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है, अंदर 0 होगा बाहर थोड़ी 0 होगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सब कंजर्वेटिव नेचर के हैं, इसका मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू। आगे बढ़ जाइए, Question number 42. A block of wood floats in water with 4/5 of its volume submerged. If the same block just floats in another liquid, density of the liquid in kg per meter cube. भाई ये per meter cube है, is. तो देखो आपसे कह रहा है एक ब्लॉक ऑफ वुड है, फ्लोट कर रहा है इन वाटर। तो आप देखिए सर, कोई भी चीज, ये आपका बॉयंट फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका वेट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। उस बॉडी पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो वेट से बैलेंस हो। अब यहां पर इस ब्लॉक का 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्ज्ड या सबमर्ज्ड, जो भी कह लीजिए। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक कितना है ये मुझे नहीं पता, बट कहां तैर रहा है वो, पानी में तैर रहा है, तो पानी की डेंसिटी तो मुझे पता है, बट ब्लॉक की डेंसिटी मुझे पता नहीं है, ब्लॉक की डेंसिटी मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ब्लॉक का जो वेट है दैट इज mg, दिस मस्ट बी इक्वल टू द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक का जो वेट है mg, दैट मस्ट बी इक्वल टू द बॉयंट फोर्स। क्लियर है? अब ब्लॉक का वेट कैसे लिखोगे, तो डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक multiplied by the volume of the block multiplied by g is equal to density of water multiplied by volume which is immersed inside the liquid is 4/5 of the volume, तो 4/5 multiplied by g। ये कर दो, v से v छम कर दो, तो डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 4/5 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमारा ब्लॉक की डेंसिटी पता चल गई। क्यों पता करा हमने, क्योंकि सेकेंड पार्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। इफ द सेम ब्लॉक जस्ट फ्लोट्स इन अनदर लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज, जस्ट फ्लोट कर रहा है, कहां पे फ्लोट कर रहा है, तो दूसरे वाले लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, तो इसकी हमें क्या बताना है, तो इसकी हमें डेंसिटी बतानी है। किसकी बतानी है, लिक्विड की डेंसिटी बतानी है। क्लियर हो गई बात, पक्की बात है एकदम। चलिए साहब, अब यहां पर भी तो यही हो रहा होगा कि वेट ऑफ द बॉडी विल बी बैलेंस्ड बाय द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू दिस लिक्विड। वेट ऑफ द बॉडी बैलेंस हो रहा होगा,
तो अगर बैलेंस हो रहा होगा तो मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी है ये मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी, ऐसा कुछ कुछ लिख दूंगा। तो V से V कट जाएगा, G से G कट जाएगा, तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू 4/5 डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लिखेंगे आप, तो आपसे कहा है केजी पर मीटर क्यूब में बताइए, तो आप क्या लिखेंगे 4/5, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 200, तो दिस विल बी इक्वल टू 800, ठीक है, 800 केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो 800 केजी पर मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर, राइट बेटा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, escape velocity of a body from the surface of the earth is 11.2 km per second when it is thrown at an angle of 45 degree with horizontal, its escape velocity will be। भाई आपसे कह रहा है कि एंगल पे फेंका, तो एंगल पे फेंका तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भाई, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, एंगल पे फेंको या सीधा फेंको एक ही बात है। आपसे कह रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ सैटेलाइट is proportional to 1 upon r to the power n, where r is the orbital radius, if v naught is the orbital velocity, then ठीक है v naught किससे प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका रिलेशन रेडियस के साथ क्या होगा। तो हमें एक बात पता है बेटा कि कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है तो इसका मतलब है कि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गई बात। अब हमसे कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है, सॉरी फोर्स किससे प्रोपोर्शनल है, 1/r(n) से। इसका मतलब समझो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r to the power n, where r is the radius of the orbit in which the satellite is revolving around the planet। तो फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r/n। अब हमें एक बात पता है कि यही फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, तो यही फोर्स m इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी mv²/r के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे उसने क्या पूछा है, v नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, v नॉट का रिलेशन पूछा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू k, इधर से ये ले आओ m, इधर से ये ले आओ r, इधर से ये ले आओ r का पावर n, दिस इज कांस्टेंट विदाउट एनी डाउट। तो v नॉट का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1 माइनस ऑफ n, r टू द पावर 1 माइनस ऑफ n दिख रहा है मुझे तो, ठीक है, ये देख लेना सिंप्लीफिकेशन में मैंने कुछ गलती नहीं किया हो। ये v नॉट ये r ऊपर चला जाएगा, ये k/r, तो यार ऊपर चला गया, m नीचे आ गया, r का पावर n, तो ये v नॉट जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r 1 माइनस ऑफ n टू द पावर कितना, टू द पावर 1/2। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बात है। क्लियर। अब ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शन अगर चेक करोगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, वो ऑप्शन में आपके साथ खेलना चाह रहा है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। कैसे सर, अब देखिए v नॉट इज प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, होल पे पावर 1/2, इसको मैं नीचे ले जाके अगर लिख दूं तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/r, ये नीचे ले जाओगे तो पूरे पावर के साथ माइनस लगाओ तो n-1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, तो n-1 टू द होल पे पावर 1/2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इंक्रीजेस देन द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी। भाई आपको पता है इक्वेटर पे आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है, g डैश इज इक्वल टू g माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू r इनटू cos स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r। अब आप देखिए, देन द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल, हमने स्पीड ऑफ द अर्थ को बढ़ा दिया, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई मतलब ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया, तो इसका मतलब है ये वाला टर्म बड़ा होगा तो ये डिफरेंस छोटा होगा, तो इसका मतलब ये है कि अपरेंट वेट क्या करेगा, तो अपरेंट वेट ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, अपरेंट वेट डिक्रीज करेगा। आगे बढ़ते हैं 46th क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B, थिकनेस D एंड यंग्स मॉड्यूलस Y as shown in the figure is supported at both ends, loaded at middle. If delta is the depression produced at the middle of the beam, then which of the following relation is correct? बेटा ये सीधा सीधा एनसीईआरटी बुक कभी भी खोल के देखोगे तो उसमें ऐसे बीम का वो दे रखा है, ये ऐसी बीम है तो ये बेसिकली ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होती है ना, मतलब ये अगर ऐसे देख लो, अगर ये बीम है
वन डायमेंशन, मतलब वन डायमेंशन में देख लो इस पिक्चर को, तो आप इस पे अगर वेट अटैच करोगे तो ये डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन होता है, अगर इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, 4YBD क्यूब, ऐसा कुछ है फॉर्मूला। इसका मतलब लेंथ के साथ अगर प्रोपोर्शनलिटी देखें तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब, तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4/BD। ये क्यूब है या डी है एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब होता है, डब्ल्यू एल क्यूब 4/BD, ठीक है। बी इज दिस ब्रेथ एंड डी इज दिस हाइट। चलो भाई साहब, सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये इफ r is the radius of the earth and g is the acceleration due to gravity on the earth surface, then the value of acceleration due to gravity of the orbit satellite is। ये सब बेवकूफ बनाने वाला सवाल है भाई, सीधी सीधी सी बात है। सैटेलाइट अगर सर्कल में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो कोई भी घूमती हुई चीज के पास एक एक्सेलरेशन होता है जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r विल बी द एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन करता है? तो ये एक्सेलरेशन अर्थ ही तो प्रोवाइड कर रहा होगा, अर्थ इसको प्रोवाइड कर रहा होगा, अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सैटेलाइट इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर r, अगर मैं फोर्स के टर्म्स में बात करूंगा तो मैं कहूंगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू m इंटू जी, m से m छम छम, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए सर। 48 सवाल, सपोज a narrow tunnel is dug along a diameter of the earth, a particle is kept at the center of the tunnel, is projected with a speed v in such a way that the particle escapes earth's gravitational field, the minimum value of v should be। तो सर कुछ नहीं करना, सेंटर पे आपको मालूम है -3/2 मल्टीप्लाइड बाय gmm डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी हो गई? अगर मैंने सिर्फ gm/r लिखा होता तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता। फिर से देख लो भाई, सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -3 gm डिवाइड बाय r, और मैंने क्या कहा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दो। पार्टिकल का मास कितना मान लो? m मान लो, प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। एस्केप कराना है तो फाइनल काइनेटिक एंड फाइनल पोटेंशियल विल बी 0। इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ gmm डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाय m इंटू v का स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। m से m कट जाएगा, यहाँ 3g/2r होता है, सॉरी, तो 3g/2r लिख दीजिए। 1.5 होता है ना, 1.5 हो जाता है। सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ पे होती है, ठीक है। खैर, तो यहां से 2 से भी 2 उड़ गया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? √3gm डिवाइडेड बाय r। फिर से आप r से मल्टीप्लाई करिए और r से डिवाइड करिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 3gm/r मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय r। तो ये r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? √3g मल्टीप्लाइड बाय r। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 48 का ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 2 स्फीयर्स ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। भाई 2 स्फीयर्स है जिनके मास 10 kg और रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है। 10 kg 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है? दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों आइडेंटिकल है। आपसे क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे अनडाउटेडली ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू 0। अब आपसे क्या कह रहा है? प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। अब देखो, अगर किसी पार्टिकल को आपने यहां पे रखा और उसको किसी भी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर दो, मान लो यहां से डिस्प्लेस करा, तो ये दूरी कम हो जाएगी ना, ये दूरी कम हो गई, ये दूरी ज्यादा हो गई, तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा और इसका फोर्स घट जाएगा। इसका मतलब दिस पार्टिकल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस स्फीयर, है ना। और ऐसा इक्विलिब्रियम, भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मगर डिस्प्लेस किया तो वापस यहाँ तो नहीं आ रहा, इससे दूर जा रहा है। इसका मतलब ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ डिस्प्लेस्ड, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? क्योंकि ये इसकी तरफ चला जाएगा, है ना। थैंक यू।